तो भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। 11th आपको मैंने पास करी है, फाइनली आप लोग 12th में आ ही चुके हो। देखो यार, मैं इस वाले बैच में सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट करूं, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उससे शुरू करें। अगर किसी के स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, मान लो किसी के स्कूल में सेकंड बुक स्टार्ट होती है, तो मैं ऑर्गेनिक का बैच अलग से बनाऊंगा। फिलहाल हमारे जो टाइम रहेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस में 8:30 से 9:30, या हो सकता है कि बाद में इसे मैं 9 o'clock पे कर दूं, लेकिन 8:30 का टाइम आपको फिक्स रखिएगा। चलो भाई, तो यार सॉलिड स्टेट चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। देखो आपने 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर नाम का चैप्टर पढ़ा था। जो आपने 11th क्लास में गैसियस स्टेट नाम का टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि हम फिजिकली मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के अंदर आप डिवाइड करते हो। लेकिन इसके अलावा आप ये भी पढ़ते हो कि हम मैटर की एक और स्टेट पढ़ते हैं, प्लाज्मा स्टेट नंबर 4, और एक और स्टेट नंबर 5 पढ़ते हैं, बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम कहेंगे कि मैटर को फिजिकली हम 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उन्हें आप सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक तो सॉलिड में, दूसरा लिक्विड स्टेट एंड तीसरा गैसियस स्टेट। तो भाई गैस के बारे में तो आपने पढ़ लिया 11th क्लास में, लिक्विड 11th क्लास में आपके सिलेबस में से एक साल डिलीट हो गया था, लेकिन 11th में पढ़ाया जाता है। हम 12th में सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी अगर आपसे टीचर पूछे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होती हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहती है और उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होती है उनकी पोजीशन थोड़ी फिक्स नहीं होती। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर वाइब्रेशन होता रहता है, पार्टिकल मोशन में होती है। और जो हमारी गैस होती है उसके अंदर तो बिल्कुल भी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, उसमें पार्टिकल हमेशा इरेगुलरली मूव करते रहते हैं। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि भाई सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसकी शेप भी फिक्स होती है। मतलब सॉलिड की शेप भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। और जो लिक्विड होता है उसके अंदर लिक्विड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, लेकिन लिक्विड की ना शेप कांस्टेंट नहीं होती है। लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा पर लिक्विड की शेप कांस्टेंट नहीं होती। और गैस उसको कहा जाता है जिसमें ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और ना ही शेप कांस्टेंट होती है। ऐसा आप लोगों ने 11th में पढ़ा, पर आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो। अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि सॉलिड की शेप डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट, या लिक्विड के अंदर वॉल्यूम डेफिनेट, आप ये नहीं कहना। आप इसकी अब जो डेफिनेशन बोलोगे वो या तो आप बोलोगे थर्मल एनर्जी के बेस पे, थर्मल एनर्जी के अलावा दूसरा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके भी आप पे बोला जाएगा। हम बोलेंगे कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। एंड गैस उन मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिनमें पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गैस के केस में थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। देखो भाई, ये जो अट्रैक्शन होता है, बेसिकली आप अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड पढ़ते हो। आप कहते हैं कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करने के कारण उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। जब दो सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर किसी में थर्मल एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहेगा। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी पार्टिकल में उतना ही ज्यादा मोशन होगा, उतना ही ज्यादा पार्टिकल के अंदर मूवमेंट होगा। तो थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल की पोजीशन फिक्स हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पोजीशन फिक्स है और थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल एक जगह से मूव करेगा। बच्चा कह रहा है ये थर्मल एनर्जी होती क्या है?
आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि ये जो वर्ड होते हैं THERM, थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो किसी भी सब्सटेंस की वो एनर्जी जो टेम्परेचर के कारण होती है, जो हीट के कारण होती है, उसे आप थर्मल एनर्जी कहते हैं। गैस में थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए गैस के अंदर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहेगा। सॉलिड के अंदर थर्मल एनर्जी बहुत कम है, इसलिए पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। ऑलराइट, तो अब से आप लोगों ने जो डेफिनेशन बोलनी है वो इसके बिहाफ पे बोलनी है। फटाफट लिखिए जरा। देखो आप सभी ना नोट्स प्रॉपर और अच्छे से बनाते रहना। आप लोगों को जो मैं रजिस्टर में लिखवा रहा हूं भाई 12th बोर्ड के फाइनल पेपर में, उसमें से ही सारा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। रजिस्टर अच्छे से बनाना, सारी प्रॉपर डेफिनेशन बनाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं और वो सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो वेल इसको बनाइए प्रॉपर्ली जल्दी से। अगर आप बाय चांस नहीं बना पाते तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना साथ साथ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। एंड मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों के पास या कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है? वीडियो क्लियरिटी ठीक है सभी को? क्योंकि यार काफी दिनों बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, बीच में से 1-2 महीने से प्रैक्टिस छूट चुकी है। हाँ जी अर्जुन गुप्ता, वॉइस ठीक है और वीडियो क्लियरिटी ठीक है? दोनों दोनों सही है सर। चलो बहुत शानदार। मीना ने भी ज्वाइन कर लिया, मीना और मीनाक्षी। तो मीना बेटा आपकी तबीयत ठीक है? करो भाई फटाफट लिखो जरा, आपको इसको नोट करते रहिए। बेटा अभी अभी जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है ये जनिशा के नाम से, आपका रियल नाम क्या बेटा? सर जनिशा ही है। जनिशा ही है। तो यू आर फ्रॉम सुरेंद्र बिहार? यस सर, SRDAV। ओके ओके, आज आपके फादर से बात हुई, ठीक है। तो बेटा डेवी स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है या सॉलिड स्टेट? सर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो बेटा मैंने अभी सॉलिड स्टेट चैप्टर जस्ट स्टार्ट ही किया है। स्क्रीन पर जो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने वही बच्चों को अभी पढ़ाया है, और इसके आगे मैं अभी कंटिन्यू करना शुरू करता हूं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूं मैंने क्या बोला था। मैंने ये कहा कि हम फिजिकली जितने भी मैटर होते हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। वैसे आपने प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी सुना होगा, लेकिन अभी प्लाज्मा और उसके बारे में बात की नहीं जाती। आप कहते हैं कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी शेप डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। आप कहते हैं कि लिक्विड वो सब्सटेंस होती है जिसमें वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। और गैस के केस में ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही शेप डेफिनेट होती है। पर ये बहुत लो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। अब आप ये बोलोगे कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है। गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। थर्मल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जिसके कारण पार्टिकल मूव करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण पोजीशन फिक्स रहती है। चलिए मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सारे बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुनो भाई, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। हम 12th में पूरा चैप्टर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखो सॉलिड, और सॉलिड लिखने के बाद आप इसके बीच में डिफरेंस की फॉर्म में लिखो। एक तरफ लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड बीच में लाइन डालकर आप दूसरी साइड हेडिंग लिखो एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखवा रहा हूं। एक तरफ क्रिस्टलाइन लिख लीजिए, बीच में लाइन डाल के दूसरी साइड एमोर्फस लिख लो। जब आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं जिन्हें आप सॉलिड कहते हैं, जनरली सॉलिड को अगर फील करना है तो हम कहेंगे कि सॉलिड ऐसी चीज होती है जिसे किसी को मारो तो शायद चोट लग जाए, है ना? ये तो नॉर्मल फिजिकल वाली बात हो गई। आप जब भी अपने आसपास सॉलिड देखते हैं, डायमंड,
नमक जो हम खाते हैं वो एक सॉलिड है। हमारी बॉडी में कुछ पोर्शन सॉलिड है, कुछ सेमी सॉलिड है, कुछ लिक्विड है। आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं आपकी कॉपी सॉलिड है, आपका जो पेन है वो पेन एक सॉलिड है, इस बोर्ड के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं ये भी हमारा एक सॉलिड है। दुनिया भर के जितने भी सॉलिड आप देखते हैं वो सॉलिड हमेशा दो ही हो सकते हैं, या तो कोई क्रिस्टल की फॉर्म में होगा या कोई एमोर्फस होगा। अब क्रिस्टल और एमोर्फस का मतलब क्या होता है? मैंने एक बड़ा पार्टिकल बनाया, फिर एक स्मॉल पार्टिकल, फिर लार्ज पार्टिकल, फिर स्मॉल पार्टिकल, फिर लार्ज पार्टिकल, फिर स्मॉल पार्टिकल। जब मैं इन सभी पार्टिकल को एक सिस्टम में अरेंज कर रहा हूं, शायद हो सकता है कि यहां किसी को दिखना हो, मैं दोबारा बनाता हूं। लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। फिर मैंने इसके आगे यहां पे स्मॉल पार्टिकल, लार्ज, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, लार्ज पार्टिकल, फिर बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल। इस तरीके से मैं ये जितने भी पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं ये सभी एक सिस्टम में अरेंज कर रहा हूं। देखो मैंने ये एक सॉलिड का डायग्राम बनाया और मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने जिस सॉलिड का डायग्राम बनाया है उसमें एक पार्टिकल बड़े साइज का है और एक छोटे साइज का है। दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक बड़े साइज का, एक छोटे साइज का। पर जरूरी नहीं है कि पार्टिकल के साइज अलग अलग हो। कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिसमें सभी एटम बराबर बराबर रेडियस के होते हैं। जैसे डायमंड ले लो आप, डायमंड के अंदर जो कार्बन है उसमें सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, सबकी रेडियस बराबर बराबर है। लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिखता तो सोडियम क्लोराइड में क्या Na+ का और Cl- का इन दोनों की रेडियस बराबर बराबर होगी? बिल्कुल भी नहीं। Na+ की और Cl- की रेडियस अलग अलग है। इसलिए मैंने मान लिया एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल। ये बराबर बराबर साइज के भी हो सकते हैं, एग्जांपल टू एग्जांपल डिपेंड करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान के चलता हूं और इसको मैं अगर वाई एक्सिस मान के चलता हूं तो मैंने जितने भी पार्टिकल अरेंज किए उन्हें एक सिस्टम के अंदर अरेंज किया है। मैंने यहां वाई एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल अरेंज किए उन्हें एक सिस्टम में अरेंज किया है। लेकिन मैं अगर कोई एक और सॉलिड लेता हूं और उसके जितने भी मैंने पार्टिकल लिए वो मैंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कोई पार्टिकल कहीं पर, कोई पार्टिकल कहीं पर, ये रैंडमली फैले हुए हैं। अगर पार्टिकल में कोई ऑर्डर नहीं है तो इसे कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, और पार्टिकल में अगर ऑर्डर है इस टाइप का तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफरेंसेस लिखते जाइए मेरे साथ साथ आपको पॉइंट समझाता हूं, अगर किसी को क्लियर ना हो तो बोल दीजिएगा। लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट, these are the solid which have perfect order of particle in the three-dimensional space. These are the solid which have perfect order of arrangement of the solid in three-dimensional space. एंड इसके एग्जांपल लिखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, सीजियम क्लोराइड CaCl एंड जिंक सल्फाइड ZnS। और इसके अलावा अगला एग्जांपल है डायमंड। नेक्स्ट एग्जांपल इज डायमंड। चलो मैं, हो सकता है कि जो मैं डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं वो कई सारे बच्चों को पता हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्कूल में चैप्टर शुरू हो चुका होगा, लेकिन धीरे धीरे समझते जाइए कि कुछ थोड़ी अलग सी बातें आपको भी बताऊंगा। एमोर्फस का पहला पॉइंट, these are the solid which do not have perfect order of constituent particle in three-dimensional space। तो भाई सिंपल सी बात है, जिन सॉलिड में पार्टिकल का परफेक्ट ऑर्डर है उन्हें आप क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जिनमें पार्टिकल का ऑर्डर परफेक्ट नहीं होता उन्हें आप एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। और बच्चों एमोर्फस सॉलिड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लास। जब मान लो कि अगर ये वाला सब्सटेंस में ग्लास मान के चल रहा हूं
हम सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा आइटम जरूर होगा जो गिलास का हो। जैसे गिलास के जो गिलास होते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, आपकी विंडो में भी गिलास लगा होगा घरों के अंदर। तो वो जो गिलास होते हैं, जितने भी गिलास होते हैं, वो सारे के सारे आपको पता है वो मिट्टी से बनते हैं, सैंड से बनते हैं। दुनिया के जितने भी गिलास हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ SiO2, सिलिका। मतलब ये जो छोटा सा मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल का नाम क्या है? SiO2। SiO2, 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 SiO2। ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका और इसके पार्टिकल इरेगुलर मैनर में चारों तरफ फैले हुए हैं। चलिए बहन, मैं डिफरेंशिएट जो लिखवा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है, तो मैं इसको साफ साफ मिटाता रहूंगा, क्योंकि नीचे मुझे डिफरेंशिएट लिखने के स्पेस नहीं मिल पा रहा। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में परफेक्ट ऑर्डर होता है और एमॉर्फस वाले में परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता। चलिए दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। तो इसका आपने सेकंड और ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और एमॉर्फस में लिखो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा इसका मतलब समझो कि शार्प का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है और एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। भाई आप कोई भी सॉलिड ले लो, चाहे आप आइस ले लीजिए, चाहे आप आयरन ले लो, दुनिया में हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम जानते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 723 केल्विन के आसपास होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मैं अगर इस मार्कर की बात करूं, ये जो प्लास्टिक है ये 50 डिग्री तक मेल्ट नहीं होती। भाई गर्मियों में टेम्परेचर दिल्ली का 50 डिग्री पहुंच जाता है और 50 डिग्री में भी हमारे जो पैन होते हैं प्लास्टिक के वो मेल्ट नहीं करते, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री से तो ऊपर है। मान लो कि मुझे इसको मेल्ट करना है, तो इसको मेल्ट करने के लिए मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा, और जैसे ही मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा और मैं मान के चलता हूं कि 60 डिग्री पे इसका कुछ पोर्शन मेल्ट होना शुरू हो गया। अगर 60 डिग्री पे इसका कुछ पोर्शन मेल्ट हो गया, थोड़ा सा पोर्शन 61 पे मेल्ट हुआ, बाकी पोर्शन 62 पे मेल्ट हुआ, और बाकी बचा हुआ 63 पे मेल्ट हुआ, और 65 तक आते आते ये सारा का सारा मेल्ट हो गया। यानी इस पैन ने कितने डिग्री से मेल्ट करना शुरू किया? 60, और 60 डिग्री से लेके 65 तक आते आते ये पूरा का पूरा मेल्ट हो गया। तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में है, मतलब इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, हम कहते हैं कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। मतलब जिसमें मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है 40 से 45, 45 से 50, या 50 से 55, या 55 से 60, जिनके मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है उनके वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। पर अगर ये क्रिस्टल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं कह रहा हूं कि 70 डिग्री है, तो ना तो ये 69 पे मेल्ट करेगा, और 70 डिग्री के आने पर ये पूरा का पूरा एक साथ मेल्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। ये जो मैं शार्प वाली बात कह रहा हूं ये सभी को समझ में आ गई? शार्प का मतलब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, और शार्प ना होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, तीसरा पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। देखो, these solid have long range of order। क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा पॉइंट लिखिए, these solid have long range of order। और एमॉर्फस का पॉइंट नंबर 3 लिखो, they have short range of order। they have the short range of order। बहुत आसान सा मतलब है इस पॉइंट का। लॉन्ग रेंज यानी अगर इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अगले दो में भी 5 सेंटीमीटर है, अगले दो में भी 5 सेंटीमीटर, अगले दो में भी 5 सेंटीमीटर, तो आप कितनी भी दूरी तक चले जाओ, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहां पे भी डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर, यहां पे भी 5, कितनी भी दूरी तक चले जाओ
हर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, हो सकता है कि किसी छोटे से पोर्शन में आपको एक ऑर्डर मिल जाए। मतलब एमॉर्फस सॉलिड में ओवरऑल तो ऑर्डर होते ही नहीं है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में छोटे छोटे ऐसे पोर्शन होते हैं जिनमें आपको एक ऑर्डर मिल जाए। तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो छोटा सा पोर्शन जिसमें ऑर्डर होता है उसे कहा जाता है क्रिस्टलॉइड। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो छोटा सा पोर्शन जिसमें आपको ऑर्डर मिल जाए उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड में पूरा ओवरऑल ऑर्डर तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन उसमें छोटे छोटे पोर्शन में आपको ऑर्डर मिल सकता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑर्डर मेंटेन होता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि क्रिस्टलॉइड का मतलब क्या है। क्रिस्टलॉइड का मतलब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड का वो छोटा सा पोर्शन जिसमें ऑर्डर होता है उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आखिरी पॉइंट नंबर 4, क्रिस्टलाइन सॉलिड का आखिरी पॉइंट लिखो, these solid are anisotropic, these solid are anisotropic in nature। और एमॉर्फस का आखिरी पॉइंट लिखो, these solid are isotropic, these solid are isotropic in nature। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, these solid are isotropic in the nature, और इसमें लिखा है these solid are anisotropic in nature। तो भाई इनके बीच में डिफरेंसेस खत्म। पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यही बेसिकली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। सुनो भाई, साइंस में ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। मैंने कहा कि साइंस में ट्रॉपिक शब्द का मतलब होता है डायरेक्शन। और ये जो वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, और ये जो एनाइसो वर्ड है, एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट। तो शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आइसोट्रॉपिक शब्द इसमें आना चाहिए था और एनाइसोट्रॉपिक शब्द इसमें आना चाहिए था, पर कारण समझिए जरा। मैंने कहा ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन है, एनाइसो का मतलब डिफरेंट है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाना। और इसका मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी दिखाना, डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी दिखाना, और इसका मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाना। मैंने आपको ये तो बता दिया कि एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये वाले सॉलिड एनाइसो क्यों होते हैं और ये वाले सॉलिड आइसो क्यों होते हैं, इसका मीनिंग समझाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखिए जरा मेरे साथ साथ। पहला क्वेश्चन लिखो जी। ये सारा वीडियो तो जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने, आप लोगों ने वो तो ले लिया होगा। ये जितने भी मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये सारे डायग्राम जरूर बनाना आप लोग। चलो वेल, जस्ट मिनट बच्चों, तो मैं आप लोगों को जरा कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूं। लिखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid, between crystalline solid and amorphous solid। भाई ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2018 में था या पता नहीं 2019 में था, थोड़ा सा मुझे डाउट है। ये अभी 1-2 साल पहले ही बोर्ड में क्वेश्चन आया। तो जनरली जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होती है ना, उसमें ज्यादातर 2 ही डिफरेंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2013 का क्वेश्चन लिखो।
crystalline solid are anisotropic in nature. Crystalline solid are anisotropic in nature. What is the meaning of this statement? What is the meaning of this statement? तो भाई ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का सीबीएसई 2013 में आया था, आज से 8 साल पुरानी बात है। चलिए वेल, अब जरा मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो मुझे आंसर बता दे। बेटा अर्जुन मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, ये बताओ जरा अर्जुन। कम ऑन अर्जुन, मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी? यस सर, आ रही है। आप बताओ इस क्वेश्चन सर बिकॉज़ द crystalline solids have the different direction, have the different properties in different direction, due to which they show anisotropic property. वो ये आप थोड़ा क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं। इसका आंसर आपने बोला ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन आप गलत दे रहे हैं थोड़ी सी। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है। कौन आ रहा है? हाँ जी, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो इसका आंसर लिखो। करिए, पढ़ दीजिए। It means crystalline solid. It means crystalline solid show different property. Crystalline solid show different properties in the different direction. Crystalline solid show different properties in the different direction. ठीक है बेटा, आपको ये लिखकर आना था कि एनाइसोट्रॉपिक शब्द का मतलब क्या है। वो आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब एनाइसोट्रॉपिक शब्द का मतलब क्या है, बस ये पूछा जा रहा था आपसे। अच्छा देखो, ये जो हमारी मीटिंग है ये अभी 10 मिनट की और रहती है। जैसे ही मीटिंग पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाए तो जो मैंने आपको लिंक भेजा था उसे दोबारा रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि 45 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है ना, तो आपको दोबारा से रीज्वाइन कर लेना उसी लिंक से जो मैंने आपको लिंक भेजा था। चलिए आगे सुनिए जरा। इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं। ये मैंने अभी तक इसलिए मिटाया क्योंकि मुझे कुछ बात समझानी है, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? मैं वही बताने जा रहा था, अभी मैं इस चीज के मीनिंग को और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुनो, अगला क्वेश्चन है, why are crystalline solid anisotropic in nature? Why are crystalline solid anisotropic in nature? तो बच्चों ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखवाने से पहले इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हर सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उसकी एक प्रॉपर्टी है, सॉलिड का कंडक्टेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या बैक कंडक्टर है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। कुछ सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपने पढ़ा होगा कि पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हम जो लेंस लेते हैं उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये फिजिक्स में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड सुना होगा। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सॉलिड की कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, अलग अलग सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। जरा इस तरफ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया तो लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ये एक रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं। पहले लार्ज आ रहा है, फिर स्मॉल आ रहा है, फिर लार्ज आ रहा है, फिर स्मॉल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ गया, इसमें भी लार्ज स्मॉल पार्टिकल रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। पर जरा ध्यान से देखो, ये वाली डायरेक्शन आप सभी ध्यान से देखो, क्या इस डायरेक्शन में कहीं पर कोई स्मॉल पार्टिकल आ रहा है? नहीं आ रहा, स्मॉल पार्टिकल आई नहीं रहा। आप जरा इस वाली डायरेक्शन को देखो, क्या इस वाली डायरेक्शन में कहीं पर कोई लार्ज पार्टिकल आ रहा है? नो, इसमें कोई लार्ज पार्टिकल आई नहीं रहा। एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन है, आप मेरे जरा उसकी डायरेक्शन में पहुंच जाइएगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो इस डायरेक्शन में स्मॉल पार्टिकल नहीं आ रहा, इस पार्टिकल में लार्ज पार्टिकल नहीं आ रहा। तो जो भी प्रॉपर्टी आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हो, क्या वो वही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में सेम होगी? बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हो, क्या वो प्रॉपर्टी इस वाली डायरेक्शन में सेम होगी? नहीं, वो अलग होगी।
तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है। बेटा सभी को मीनिंग समझ में आ गया कि क्रिस्टल वाले सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि क्रिस्टल वाले में इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी और इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टी अलग आएगी, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टी अलग आएगी, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बिकॉज crystalline solid have perfect order of arrangement of particle. Because crystalline solid have perfect order of arrangement of particle. ये बात क्लियर होगी जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का परफेक्ट ऑर्डर होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होती है। दैट्स क्लियर, सभी को बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों ऑब्जर्व होती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों ऑब्जर्व होती है। लेकिन अगर हम एमोर्फस की बात करें, एमोर्फस में तो कोई ऑर्डर है ही नहीं। एमोर्फस के अंदर स्मॉल और लार्ज पार्टिकल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चाहे आप इस तरफ जाइए एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग जाओ या जेड के अलोंग जाइए, हर डायरेक्शन में स्मॉल पार्टिकल भी मिलेगा आपको, लार्ज पार्टिकल भी मिलेगा। इसे एमोर्फस वाले में कहीं भी चले जाओ, हर डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी। तो एमोर्फस वाला आइसोट्रोपिक क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल सारे के सारे चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए पार्टिकल की मिक्सिंग हर जगह है। स्मॉल पार्टिकल भी हर जगह होगा, लार्ज पार्टिकल भी हर जगह होगा, लेकिन इसमें परफेक्ट ऑर्डर होने के कारण स्मॉल और लार्ज पार्टिकल हर जगह नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने बात बोली है उसमें कोई डाउट किसी बच्चे का, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखिए, ये मैं मिटो ऐसी पूछनी थी। आप पूछो अर्जुन। जैसे आपने लिखा है परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, हाँ जी, बस इसमें डायगोनल जा रहे हैं तो सर इसमें तो स्मॉल पार्टिकल आ ही नहीं रहे, हाँ तभी तो मैंने परफेक्ट कैसे होगा सर? नहीं, मतलब ये आपने पार्टिकल तो परफेक्टली अरेंज किए ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक सिस्टम में रखिए, आप सिस्टम में रखने के कारण ही तो हमें यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल नहीं मिला, हमें लार्ज पार्टिकल नहीं मिला, तभी तो वो एनाइसोट्रॉपिक आ रहा है। और इसके अंदर सिस्टम नहीं होता तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ स्मॉल पार्टिकल भी मिलेगा, लार्ज पार्टिकल भी मिलेगा, इसलिए तो वो आइसोट्रॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर, तभी ऐसा हो रहा है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। amorphous solid are isotropic in nature. Amorphous solid are isotropic in nature. What is the meaning of this statement? What is the meaning of this statement? इसका मतलब क्या है? अब इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को, बोलो जल्दी फटाफट। Amorphous solid नेचर में आइसोट्रॉपिक है, इस शब्द का क्या मतलब है? जी प्रणीत बेटा आप बता दो क्या मतलब है इसका। सर इसका मतलब प्रॉपर्टी, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करता, they show different directions में। property in the same different direction। आंसर लिखो, it means amorphous solid, it means amorphous solid shows similar properties in the different direction, similar properties in the different direction। और फिर इसका अगला क्वेश्चन है, why are amorphous solid isotropic in nature? Why are amorphous solid isotropic in nature? तो इसका आंसर लिख लो, because they do not have perfect order of arrangement, because they do not have perfect order of arrangement। करिए फटाफट लिखिए, because they do not have perfect order of arrangement। चलिए, तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। फिलहाल अगला टॉपिक स्टार्ट करो। ये बेटा सबने लिख लिया होगा इस चीज को। किसी भी बच्चे को आइसोट्रॉपिक में और एनाइसोट्रॉपिक में अब डाउट नहीं होना चाहिए।
आइसो और एनआईसो का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ द सॉलिड। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड। देखो बच्चों, इस मीटिंग को खत्म होने में 1 मिनट का समय लगा है। मैं जैसे ही टॉपिक शुरू करूंगा मीटिंग हमारी खत्म हो जाएगी, तो आप इस मीटिंग को एंड करो और जो लिंक भेजा था उसे दोबारा रीज्वाइन करो ताकि हमें बीच में डिस्टर्बेंस ना हो पाते। ठीक है बच्चों, तो आप सभी मीटिंग को लीव करो, मैं मीटिंग ऑफ करो, दोबारा से रीज्वाइन करो उसी लिंक से।